नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में कोरोना के मामले अब काफी हद तक कम हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में 62,224 नए मामले सामने आए, जबकि 2,542 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि इस बीच जानकारों का यह मानना है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है और इससे निपटने के लिए कई राज्यों ने पहले ही अपनी कमर भी कस ली है। तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरी लहर में भी पहली लहर की अपेक्षा काफी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं। ऐसे में सरकार ने बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही प्रदेश भर में बच्चों को मेडिकल किट भी बांटी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल, बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? तीसरी लहर में किस उम्र के बच्चों को ज्यादा खतरा है? सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक विशेष पैनल जुड़ने वाला है। डॉक्टर अगले 1 घंटे तक आपको बताएंगे, आपके मन में जो सवाल है उनके जवाब देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना ही है कि आप हमारे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 011-6136-2072 पर आपको कॉल करना है और आपके मन में जो भी सवाल हैं बेहिचक आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके लिए यह प्लेटफॉर्म लेकर आया है, आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया है कि आप बिना अपने घरों से बाहर निकले, बिना अपनी जिंदगी को रिस्क लिए आप अपने घर पर बैठे, जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप उस पर फोन कर सकते हैं और आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर आपके मन में कोरोना को लेकर क्या सवाल है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या सवाल है, आखिर बच्चों को कैसे इस वायरस से बचाना है, बच्चों को आखिर वैक्सीन कब लगेगी और वैक्सीन के ट्रायल्स आखिर कब तक हो पाएंगे पूरे बच्चों को लेकर, ये तमाम जानकारी जो हमारे साथ डॉक्टरों का एक विशेष पैनल जुड़ेगा वो आपके इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, जिससे कि आप संतुष्ट हो सकेंगे। और खास तौर पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार ये आपसे अपील करता आया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन की जहां पर भी कमी देखी जा रही है वहां पर तुरंत वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो। लेकिन जरूरी यह है कि आप धैर्य रखें, अपना अपॉइंटमेंट लें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब भी आपको डेट मिले आप जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और एक विशेष तौर पर लगातार ये हम आपसे अपील कर रहे थे पहले भी और आज भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो लगातार ज्ञान बांटे जा रहे हैं उन ज्ञान को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में न डालें, क्योंकि जरूरी यह होता है कि जो भी डॉक्टर्स या वैज्ञानिक या फिर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, जो प्रिकॉशंस बरतने के लिए बात कही जा रही है, जो विशेष तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं, आप उन तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखें और कार्य करें। अगर आपसे कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बरतें तो बिल्कुल बरतें। तो ये लगातार तमाम आंकड़े तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है और किस तरीके से आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना है कि आप इस वायरस से बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश सक्सेना जो कि वरिष्ठ चिकित्सक है वो जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलेश जी। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र यादव जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज बांदा से हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कमलेश जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि इस वायरस के इस पूरे माहौल में हमने देखा है कि आखिर लोग कितने परेशान हुए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स बनकर आपकी टीम और इस देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए थे, तत्पर थे। 24 घंटे 72 घंटे 48 घंटे पूरी कोशिश ये की जा रही थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको इस वायरस से बचाया जाए। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की परिस्थितियों को हम देखें परखें तो पहले वेव की हमने स्थिति को देखा है, सेकेंड वेव से हम गुजर रहे हैं। थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
तीसरी वेव के लिए हम सबको सावधान रहना है, क्योंकि अभी तक जो पश्चिम से डाटा आए हैं तीसरी वेव पे, तो हर जगह करीब करीब तीसरी वेव जो है वो रिपीट हुई है। और जैसा लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, उसका कोई साइंटिफिक डाटा अभी हमारे पास नहीं है कि सुपर ही ज्यादा असर करेगी, ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि समुचित लोगों को शिक्षा मिल नहीं पाती है, तो लोग फेसबुक वाला जो आजकल काम चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, तो उसकी वजह से पैनिक ज्यादा हो जाते हैं। वास्तव में बचाव के लिए साफ सफाई की आवश्यकता रहती है, पूरी तरह से साफ सफाई रखें, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन कराएं, मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जो है बराबर बना के रखें। सबसे अच्छा उपाय बचने का यही है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लोग लें। और जो गलत फहमियां और भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं कि वैक्सीनेशन से ये नुकसान है वो नुकसान है, साइंटिफिकली ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है। लोग पूरी तरह से उसको वैक्सीन को ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है। लोगों को जो लगता है कि एक दिन बुखार आता है, 2 दिन बुखार आता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है किसी भी वैक्सीन की। अगर वो इस तरह के लक्षण उसमें प्रकट होते, थोड़ा बुखार आ रहा है या दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये मान के चले वो लोग खून को एंटीबॉडीज कायदे से बन रही हैं। वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट ही है एक तरीके से। तो उसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन अधिक से अधिक लो, इसी से सबकी सुरक्षा होगी। और बच्चों की जो वैक्सीन की आपने बात की है, वो अभी सबकी सुरक्षा होगी। और बच्चों की जो वैक्सीन की आपने बात की है, वो अभी अंडर ट्रायल है, 1-2 महीने और लगेंगे, उसके बाद ही बच्चों के लिए वैक्सीन आ पाएगी। और अगले महीने से वैक्सीन की भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। जिस तरह से भारत सरकार ने हम सब लोग को आश्वस्त किया है कि 21 जून के बाद से जो भी लोगों की डिमांड है, उतने स्तर पे हम वैक्सीन लोगों को देंगे। तो लोगों से अनुरोध यही है कि बिना किसी झिझक के अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके या अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन अवश्य लें, वही सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अखिलेश पटेल जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अखिलेश जी। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी खास तौर पर बच्चों पर डिपेंड है कि आखिर बच्चों को किस तरीके से वायरस से बचाया जाए। क्योंकि देखिए, तमाम जो आर्टिकल्स पेश किए जा रहे हैं, जो तमाम डाटा पेश किए जा रहे हैं, उसमें यही जिक्र किया गया कि फर्स्ट वेव में 45+ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत खतरनाक था फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव उनके लिए खतरनाक था जो 30 या 35 से अधिक है। और वही अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? और अगर इस बात से आप सहमत हैं तो बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं? जी अखिलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो अखिलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बच्चों के लिए जी हाँ जी मिल रही है। जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी करें आप। बच्चों के लिए हाँ, अभी तक तो मतलब यही बोला जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी और बच्चों के लिए घातक हो सकती है जी। तो उसके प्रिवेंशन का तो जो हमारा उपाय है अभी तक का, तो वैक्सीनेशन का तो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव ही किया है। तो वैक्सीनेशन के लिए जैसे हम अपने को बचाते आ रहे हैं, उसी तरह से बच्चों के लिए भी करना है। जो पर्टिकुलरली जो बड़े बच्चे होते हैं, वैक्सीनेशन, ये मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और सैनिटाइजेशन का यूज भी करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। जो अभी तक हम जो प्रोसीजर एडल्ट में फॉलो करते आ रहे हैं, वही बच्चों में भी हम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन जो है वो जरूर करना है बच्चों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर शैलेंद्र, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगा क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज के। आप तमाम छात्राओं से या फिर छात्रों से मुलाकात करते होंगे, आप उनके मेंटल सिचुएशन को परखते होंगे। लेकिन फिलहाल इस खास तौर पर महामारी की बात की जाए तो हमने देखा है कि अगर आपको ये वायरस है, अगर आप इस वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटली फिट रख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इस वायरस को हरा सकते हैं।
अब जो लोग हैं इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इस वायरस के संक्रमित होने के बाद वो अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कहा जाए कि आखिर लोग अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखें? जी सचिन जी, मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है अपने इंडिया में यह कि एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, नियम कानूनों को फॉलो करने के आदी नहीं है। जब पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया तो लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन हमें अपने बिहेवियर में चेंज करने की आवश्यकता है, जिससे हम कोविड को फैलने से बचा सकते हैं, तथा जो अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में जो भी मरीज है उसकी बचत करें, सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, उस पेशेंट को अवॉइड ना करें, ठीक है। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, जब ये चीज़ें घर के एडल्ट फॉलो करेंगे तो वही चीज़ें घर के बच्चे सीखेंगे, जिससे हम अगले आने वाली लहर के बारे में कुछ कमी ला सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। दूसरा, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो अगली लहर, तीसरी लहर होगी, वो बच्चों के लिए होगी, क्योंकि पहली लहर के बाद हमने जो वैक्सीनेशन किया वो 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए किया। सेकेंड लहर के बाद जो हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट है वो 18+ वाले उम्र वाले लोगों के लिए है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड रह जाएंगे, जिनको वैक्सीन नहीं लगी होगी, वो सबसे प्रोन कैटेगरी में होंगे। इसलिए ऐसा अनुमान है कि जो अगली लहर आएगी वो 18 साल से नीचे वाले लोगों के लिए होगी, लेकिन ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा सिर्फ अंदाजा लगाया गया है। और बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपने जिक्र किया कि ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनको ये वायरस बिल्कुल नहीं हो सकता, या फिर अगर कहें तो वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देगा कि आप तक ये वायरस नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो डॉक्टर कमलेश जी, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं कि जिन लोगों ने पहली डोज भी ले ली है, दूसरी डोज भी ले ली है, उन तक ये संक्रमण पहुंचा है और कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनकी मृत्यु भी हुई है। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, पहली डोज के बाद जो है एंटीबॉडीज जो है वो पूरी तरह से बनती नहीं है। सेकेंड डोज के बाद ही एंटीबॉडीज पूरी तरह से डेवलप होती हैं, और उसमें भी जो वैक्सीन हैं इनका सक्सेस रेट जो है 80 से 90% है। दूसरी डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन तो लोगों को हो सकता है, लेकिन वो फैटल नहीं होगा। और जो चंद केसेस में जो डेथ की बात आपने कही है, तो वो खाली कोविड की वजह से नहीं हुई है, उनको और भी बीमारियां थी, किसी को पल्मोनरी डिजीज थी, किसी को कार्डियक डिजीज थी, कोई डायबिटीज से पीड़ित था। ये अन्य बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशन थे उनकी वजह से फर्टिलिटी रेट जो है वो थोड़ा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन खाली कोविड की वजह से दोनों वैक्सीन लेने के बाद बहुत माइल्ड इफेक्ट होगा, उस वैक्सीन के बाद उस वायरस का बहुत ही माइल्ड इफेक्ट होगा और वो फैटल नहीं होगा। अन्य बीमारियां हैं उनकी वजह से फर्टिलिटी हो सकती है, फैटल वाले कुछ केसेस आ रहे हैं, अन्यथा उसके बाद फिर फैटल होने के केसेस की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए वैक्सीन दोनों लेना अति आवश्यक है और अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी मजबूत कैसे करें, वो एक बहुत आवश्यक पॉइंट है। उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम अपनी डाइट में कुछ चेंज करें। डाइट के लिए हम करना है, उस तरह के फल ज्यादा लेना है जिनमें विटामिन सी हो, जैसे अनानास है, संतरा है, मौसमी है, तरबूज है, इस तरह की चीजें जो होती हैं उनको ले लो। और जो मौसमी फल होते हैं वो जैसे भी होते हैं, परफेक्ट भी होते हैं, कीवी है उसमें भी विटामिन सी बहुत होता है, तो उसको रेगुलर लेने की जरूरत है, क्योंकि विटामिन सी के ऐसा विटामिन होता है इम्यूनिटी तो बढ़ाता है, लेकिन वो स्टेबल शरीर में नहीं रहता, स्टोर नहीं होता है, इसलिए उसको डेली ही लेना पड़ेगा और ग्रीन वेजिटेबल लें। तो इस तरह से अपनी इम्यूनिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं। वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीनेशन होने के बाद जो सिम्टम्स आएंगे भी कोविड के, तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, वो ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे कि जिससे डेथ होने की संभावना हो। बिल्कुल। और देखिए बहुत ज़रूरी ये भी होता है, जैसा कि लगातार डॉक्टर शैलेंद्र ने यहाँ पर जिक्र किया और आपने भी ये जिक्र किया कमलेश जी, की ज़रूरी ये है कि आप पैनिक बिल्कुल ना करें। और अगर आप पैनिक करते हैं तो कहने का एक घबराहट जो है वो आपके मन में होगी और तमाम अलग अलग चीज़ें जो केमिकल्स हैं वो आपके अंदर डेवलप होंगे और हो सकता है कि उसके रिएक्शंस हों और इसकी वजह से आपके हेल्थ पर असर पड़े। तो ज़रूरी यह है कि अगर आप इस वायरस से संक्रमित होते भी हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
पेशेंस रखें। अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर है या फिर कोई ऐसा कोई नॉलेजेबल बंदा है या कोई शख्स है तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आखिर अब मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, क्या मुझे टेस्ट करवाना चाहिए या फिर कोई मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए या नहीं। अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अखिलेश जी, हम ये भी जानते हैं कि बच्चों की स्किन हो या फिर उनकी मेंटल स्टेबिलिटी हो वो भी, और उनका इम्यून सिस्टम या फिर उनकी पाचन शक्ति जो है वो हमसे बहुत अलग होती है, यानी कि जो बच्चे होती हैं उनकी बहुत अलग होती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें उनके वैक्सीन को लेकर, ट्रायल चल रहा है, तो अगर उन्हें वैक्सीन लगती है या फिर वैक्सीन लगने में कितना टाइम अभी और लग सकता है, या फिर अगर हम बात करें अगर उन्हें वैक्सीन लगती है तो वो कितने दिनों के अंदर बॉडी में इंपैक्ट डालना शुरू कर देगी? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव नहीं करी है। अभी तक जो वैक्सीन हमारे यहाँ अप्रूव है वो 18 साल के ऊपर ही है जी। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो 9 इयर्स या 10 इयर्स के प्लस भी वैक्सीन यूज कर रही है। तो इन फ्यूचर में हो सकता है कि जो वैक्सीन हमारी जो ट्रायल में है वो इन फ्यूचर में हम बच्चों के लिए भी यूज कर सकेंगे। तो अगर हम बच्चों के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाती तो हम बच्चों में जो बीमारी है उसको रोकने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल तक तो हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो बच्चों के लिए अप्रूव करती है। तो अभी तो जो उनको प्रिवेंशन के जो नॉर्मल मेजर्स हैं वही हमें फॉलो करने हैं बच्चों के लिए। अच्छा अखिलेश जी, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है, या फिर उनके इम्यून सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, या फिर अगर बात करें तो आखिर वो अपने आप को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, उनके खान पान की बात कर लें, चाहे उनके एक्सरसाइजेस को लेकर बात कर लें। देखिए, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है, अगर उनको कोई ज्यादा बीमारी नहीं है, अगर कोई क्रोनिक इलनेस नहीं है, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है एडल्ट की अपेक्षा काफी स्ट्रांग होता है। तो बच्चों में वैसे तो रिलेटिवली, इसीलिए अभी तक जो जितनी भी वेव आई उसमें बच्चे लगभग अनअफेक्टेड रहे हैं। तो वो पॉजिटिव आते भी हैं तो उनमें मॉर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब तो वैक्सीन है एडल्ट में पूरी कंप्लीट हो रही है, तो अब चांसेस जो है बच्चों में अभी बढ़ेंगे। तो इसीलिए सदैव थर्ड वेव चल रहा है। दूसरा जो पॉइंट है आपका कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए या इम्यूनिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है हम बच्चों को जिंक दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं और मल्टीविटामिन दे सकते हैं उनको, प्लस उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना होता है। हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे बच्चे कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे बच्चे एनीमिक होते हैं। तो हमें उनको जो है एनीमिया के लिए देखना है, कोई क्रोनिक इलनेसेस है या जो है कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको सही करना है, प्लस खान पान बच्चे में भारत हमारे देश कंट्री के अंदर बच्चों का जो है खान पान बहुत गड़बड़ रहता है, तो उनका खान पान सही रखा जाए तो उस तरीके से उनका इम्यून सिस्टम सही रहेगा और इस तरह से हम उसको वायरस से हम उससे लड़ पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब ज़रूरी है कि एक बैलेंस डाइट जो है वो रखें, और अगर कोई बच्चे को पहले से कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ज़रूरी यही है कि खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें, और जो छोटे मोटे एक्सरसाइजेज हैं वो बच्चे जो है वो ज़रूर करें, जिसकी वजह से वो फिट रहेंगे। और समय पर जब वैक्सीन आएगी तो समय पर वैक्सीन लगवाएं, तो आने वाले वक्त में जो हमारे देश के बच्चे हैं वो इस वायरस से ज़रूर बच पाएंगे। अगर हम बात करें डॉक्टर कमलेश सक्सेना जी, आपसे मेरा यहाँ पर सवाल है, ख़ास तौर पर एंटीबॉडी की अगर हम बात करते हैं तो आखिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कब डेवलप होती है वैक्सीन लगने के बाद? क्या इसको लेकर भी कोई प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है? देखिए, एंटीबॉडी वैसे तो शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है जी, तो वो एंटीबॉडी भी इससे लड़ती है रोग से, और वो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के शरीर में बनती हैं। प्रकृति ने शरीर को ऐसा बनाया है कि वो स्वयं अपने एंटीबॉडी डेवलप करता है और रोग से लड़ता है। और वैक्सीनेशन के बाद तो निश्चित रूप से एंटीबॉडी अधिक बढ़ जाती हैं, तो उसके पर्टिकुलर वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे, अपने यहाँ जैसा एक कल्चर रहा है पहले
कि बच्चे कहीं भी खेलते रहते थे, धूल विचलित होते रहते थे। जी। आज के मॉडर्न युग में हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों को घर के भीतर ही रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चों में मिक्सअप नहीं होते, खेलते नहीं है, धूल में नहीं खेलते हैं, तो इससे भी इम्यूनिटी बच्चों की कमजोर हुई है। बच्चों को हर तरह के वातावरण में रहने की आदत डालनी चाहिए, तो उससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसा भी डॉक्टर ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को दूध मिलना चाहिए, विटामिन सी में। अगर अंडा लेने लायक बच्चा तो उसको अंडा भी मिले, तो अंडे से क्या होगा, उसको जिंक भी मिल जाएगा साथ में, और अन्य चीजें पौष्टिक चीजें भी मिल जाएंगी, तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की। तो इसलिए एंटीबॉडी भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसलिए खान पान पे बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और बच्चे को हर वातावरण में घुलने मिलने की आदत डालनी चाहिए। आजकल एक आइसोलेटेड फैमिली हो गई है, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो उनको घर के भीतर ही सारा वातावरण मिल जाता था, खेलने का भी, कूदने का भी, हर तरह से लोगों में मिक्सअप होने का। तो इसलिए एक सामाजिक समस्या भी लोगों में पैदा हो रही है कि हम बच्चों को कैसे खुश रखें। तो इस समय पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों के दोस्त बनते उनके साथ घर में रहें, ताकि वो अपने को आइसोलेटेड महसूस ना करें और किसी भी तरह से डिप्रेशन में ना जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी नेचुरली एंटीबॉडी बनती है शरीर की तरफ से प्रदत्त हो, वो बनेगी, और रोग से लड़ने की क्षमता, जैसे डॉक्टर ने बताया, वास्तव में बच्चों में, बुजुर्गों से और नौजवानों से ज्यादा क्षमता होती है रोग से लड़ने की। ठीक है, बिल्कुल। अखिलेश जी, शैलेंद्र जी, कमलेश जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपस से बातचीत करेंगे।